नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बातचीत करेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत गद्य खंड के ऊपर, जो कि यूजीसी नेट की परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हमने पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को देखा तो 5 से 6 प्रश्न लगातार इस खंड से पूछे जा रहे हैं। तो क्यों ना हम इस खंड को एग्जाम से पहले एक बार रिवाइज करके जाएं। आप देखेंगे कि रामचंद्र शुक्ल ने गद्य का विकास के अंतर्गत एक खंड गद्य का विकास में लिखा हुआ है, जिसमें उन्होंने आधुनिक काल के पूर्व गद्य की अवस्था क्या रही उसके बारे में बात की है। फिर इसके बाद इसके आगे गद्य का विकास कैसे हुआ, उसमें उन्होंने प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान और तृतीय उत्थान के बारे में चर्चा की है। लगभग 100 पेज की ये पूरी चर्चा है और आप सभी के पास किताब होगी तो आप इसको सामने खोलकर साथ में पढ़ते हुए पढ़ भी सकते हैं। बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो चलते हैं, बात करते हैं इस पूरे वीडियो लेक्चर के ऊपर। जब आपके पास किताब होगी, आप खोलेंगे तो देखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल लिखा है। फिर संवत में उन्होंने 1900 और 1980 लिखा हुआ है। अगर इसको ईस्वी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 57 घटा देंगे तो ईस्वी में आ जाएगा। प्रकरण 1 के अंतर्गत इन्होंने लिखा है सामान्य परिचय, गद्य का विकास, आधुनिक काल के पूर्व गद्य की अवस्था, जिसमें उन्होंने सबसे पहले ब्रज भाषा गद्य के ऊपर बात की हुई है। इसके अंतर्गत गोरखपंथी ग्रंथों की भाषा कैसी रही, कृष्ण भक्ति शाखा के गद्य ग्रंथों की भाषा क्या रही, नाभादास के गद्य का नमूना पर उन्होंने विचार किया। फिर इसके बाद 19वीं शताब्दी में और उसके पूर्व जो भी गद्य लिखे गए उन पर विचार किया हुआ है और कुछ टीकाओं के ऊपर भी उन्होंने चर्चा की है। इसके बाद खड़ी बोली गद्य के ऊपर उन्होंने विचार किया है, जो कि बहुत ही विस्तार से इसमें बातचीत हुई है कि शिष्ट समुदाय में खड़ी बोली का व्यवहार कैसे होता था, फारसी मिश्रित खड़ी बोली या फिर रेख्ता शायरी में कैसे प्रयोग होता था, उर्दू साहित्य का आरंभ कब हुआ, कैसे हुआ, उसमें खड़ी बोली का क्या रोल रहा। ठीक है, यहाँ पर पूरी बातें उन्होंने की है लंबे चौड़े में, जिसमें कि हम आगे लेक्चर में बातचीत करेंगे। आप देखेंगे कि आपके यूनिट 4 में और हिंदी साहित्य का इतिहास में फोर्ट विलियम कॉलेज की चर्चा की गई है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो भी तथ्य दिए गए हैं सब फोर्ट विलियम कॉलेज से रिलेटेड है। गिलक्राइस्ट का हो गया, या फिर 4 प्रमुख लेखक जो हैं गद्य के विकास में जो इन्होंने योगदान दिया, उसमें मुंशी सदा सुखलाल, इंशाअल्लाह खां, लल्लू लाल, सदा सुखलाल, सदल मिश्र, इनके बारे में चर्चा की है और विस्तार से चर्चा की है। साथ में आप देखेंगे कि हिंदी गद्य के विकास में जो ईसाई धर्म प्रचारक थे उनका क्या रोल रहा, कौन कौन सी पुस्तकें उन्होंने प्रकाशित की, ब्रह्म समाज का क्या रोल रहा, उदंत मार्तंड जो हिंदी में पत्रकारिता की शुरुआत होती है, फिर अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार कैसे हुआ, अदालत में फिर हिंदी का प्रयोग कैसे होना शुरू कर दिया, देवनागरी लिपि का प्रयोग कैसे हुआ। ठीक है, शिक्षा में हिंदी प्रवेश का विरोध कैसे हुआ उसके बारे में बात की है। फिर हिंदी उर्दू के संबंध में गारसद तासी का क्या मत रहा है। कई बार सवाल पूछा गया कि गारसद तासी जिनका कि झुकाव उर्दू की तरफ था, तो उन्होंने कुछ कुछ बातें कही हुई, पूरे इस वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि आपका हिंदी साहित्य का इतिहास भी तैयार हो रहा है और साथ में वैचारिक पृष्ठभूमि का जो यूनिट है, यूनिट 4, वो भी तैयार हो रहा है। प्रकरण 2 के अंतर्गत है गद्य साहित्य का आविर्भाव, हिंदी के प्रति मुसलमान अधिकारियों के क्या भाव थे, फिर शिक्षापयोगी हिंदी पुस्तकें कैसे बनाई गई, उसमें राजा शिव प्रसाद की भाषा का क्या रोल रहा, राजा लक्ष्मण के अनुवादों की भाषा का क्या रोल रहा, फ्रेडरिक पिंकॉट का हिंदी के प्रति कैसे प्रेम पैदा हुआ, फिर राजा शिव प्रसाद की गुटका की हिंदी क्या रही। ठीक है, फिर अखबार कुछ निकले हुए हैं, उन अखबारों और पत्रकारिता का क्या रोल रहा हिंदी गद्य के विकास में, पूरा चर्चा की गई। ठीक है, कैसे गारसद तासी उर्दू का पक्ष लेते हैं, हिंदी गद्य के प्रसार में आर्य समाज का क्या योगदान रहा, श्रद्धाराम की हिंदी सेवा कैसी रही और हिंदी गद्य भाषा का स्वरूप निर्माण कैसे हुआ है। तो ये सभी बातें आधुनिक काल के पूर्व जो भी गद्य लेखन चल रहा था उसके अंतर्गत विचार किया 2 प्रकरणों में। आगे उन्होंने बात की आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन कैसे हुआ, प्रकरण 1 के अंतर्गत गद्य का प्रवर्तन, जिसमें कि सामान्य परिचय देते हुए संवत 1925 से 1950 के बीच में क्या स्थिति रही, जिसमें कि भारतेंदु और उनके मंडल का क्या योगदान रहा,
उसके बारे में, साथ में गद्य के विकास में सबसे पहले नाटक का काफी रोल रहा, उसके बारे में बात की है। प्रकरण 2 के अंतर्गत गद्य का प्रवर्तन कैसे हुआ और उसको उन्होंने उत्थानों में बांटा हुआ है। प्रथम उत्थान की बात की, जिसमें कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के साथ साथ उनके जो मंडल के लोग हैं, प्रताप नारायण मिश्र हो गए, बालकृष्ण भट्ट हो गए, बद्री नारायण चौधरी हो गए, ठीक है, लाला श्रीनिवास दास हो गए, ठाकुर जगमोहन। कई बार सवाल पूछ लिया जाता है कि भारतेंदु मंडल में कौन कौन है, तो यही है। अभी मैं इंट्रोडक्शन बता रहा हूं ताकि आपको उन 100 पेजों को पढ़ने में एक ललक और जिज्ञासा उत्पन्न हो जाए कि हाँ, इसको तो हम छोड़कर जा रहे थे, पढ़ना बहुत जरूरी है। इसी में आपको पढ़ना है कि हिंदी का प्रचार कैसे हुआ, फिर काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना जो हुई, गौरी दत्त का क्या रोल रहा, नागरी का उद्धार कैसे किया गया, और ढेर सारे जो भी संस्थाएं थी उनकी स्थापना करके खड़ी बोली गद्य का विकास कैसे किया गया। प्रकरण 3 के अंतर्गत गद्य प्रसार का साहित्य, द्वितीय उत्थान के अंतर्गत इसमें लिखा हुआ है, जिसमें कि नाटक, निबंध, समालोचना, जीवन चरित्र के बारे में बात की है। प्रकरण 4 के अंतर्गत गद्य साहित्य का निर्माण कैसे किया गया, उसके बारे में बात हुई है, जिसमें कि सबसे पहले नाटक का अनुवाद अलग अलग भाषाओं से हुआ, जिसमें कि बांग्ला, अंग्रेजी, संस्कृत से अनुवाद किए गए। तो ये अनुवाद भी गद्य के विकास में अपना महत्वपूर्ण रोल निभाए हुए। सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि शुरुआती दौर में किन किन भाषाओं से अनुवाद किया गया, तो बांग्ला, अंग्रेजी और संस्कृत जैसी जो भाषाएं थी उनसे अनुवाद किया गया। इसी में मौलिक और अनुदित दोनों को लेकर भी चिंतन किया गया है। इसके अंतर्गत उपन्यास, छोटी कहानियां, आधुनिक कहानियों का स्वरूप कैसे विकसित हुआ, ठीक है, हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कहानी कौन सी थी, प्रेमचंद के बारे में भी चर्चा की गई है इसमें। फिर निबंध के बारे में बात की गई, फिर समालोचना के बारे में बात की गई। न सिर्फ भारतीय समालोचना बल्कि यूरोपीय समालोचना का भी इसमें जिक्र किया गया है। फिर प्रकरण 5 के अंतर्गत गद्य साहित्य की वर्तमान गति क्या रही है, उसके बारे में बात की गई तृतीय उत्थान के अंतर्गत, जिसमें कि आप देख रहे हैं कि लेखकों और ग्रंथकारों की बढ़ती संख्या का परिणाम क्या रहा, कैसे गद्य का विकास हुआ। इसके अंतर्गत उपन्यास, कहानी, छोटी कहानियां, नाटक, समालोचना और काव्य मीमांसा पर बातचीत की गई है। तो मुख्य तौर पर आप देखेंगे कि लगभग 100 पेज के आसपास में ये पूरा दिया गया है जिस पुस्तक से मैं पढ़ा रहा हूं। तो मुझे लगा कि शुरुआत में हम पहले खंड के ऊपर चर्चा करेंगे, जिससे कि आपको अनुमान लगेगा कि कैसे गद्य का विकास हुआ है और रामचंद्र शुक्ल ने उसको किस तरीके से मूल्यांकित किया है। तो शुरुआत करते हैं। आधुनिक काल संवत 1900 से लेकर 1980, गद्य खंड, प्रकरण 1 के अंतर्गत रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं सामान्य परिचय गद्य का विकास। यहां पर लिखा गया आधुनिक काल के पूर्व गद्य की अवस्था के बारे में चर्चा की गई। लिखते हैं आधुनिक काल के पूर्व हिंदी का अस्तित्व किस परिमाण और किस रूप में था, संक्षेप में इसका विचार कर लेना चाहिए। अब तक साहित्य की भाषा ब्रज भाषा ही रही, यानी कि आधुनिक काल के पहले तक आप देखेंगे तो ब्रज भाषा का काफी रोल रहा है। भक्ति काल, रीति काल पूरा ब्रज भाषा में ही रहा। तो उसी की तरफ संकेत कर रहे हैं कि अब तक साहित्य की भाषा ब्रज भाषा ही रही, इसे सूचित करने की आवश्यकता नहीं। अतः गद्य की पुरानी रचना जो थोड़ी सी मिलती है वह ब्रज भाषा ही में। हिंदी पुस्तकों की खोज में हठयोग, ब्रह्म ज्ञान आदि से संबंध रखने वाले कई गोरखपंथी मिले हैं, जिसका निर्माण काल संवत 1407 के आसपास है। इसमें अगर 57 घटा देंगे तो ईस्वी आ जाएगा। तो शुरुआत में देख रहे हैं कि रामचंद्र शुक्ल ने हठयोग, ब्रह्म ज्ञान आदि से संबंध रखने वाले गोरखपंथी का जिक्र किया हुआ है, ठीक है। उनकी हिंदी पुस्तकें दिखाई पड़ती हैं संवत 1407 के आसपास। आगे लिखते हैं कि किसी किसी पुस्तक में निर्माण काल दिया हुआ है। एक पुस्तक गद्य में भी है जिसका लिखने वाला पोछिबा, कहिबा आदि प्रयोगों के कारण राजपुताने का निवासी जान पड़ता है। इसके गद्य को हम संवत 1400 के आसपास के ब्रज भाषा का गद्य का नमूना मान सकते हैं। थोड़ा सा अंश उद्धृत किया जाता है और यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं कि श्री गुरु परमानंद तिनको दंडवत है कैसे परमानंद, आनंद स्वरूप हैं शरीर जिन्हीं के नित्य ते शरीर चैतन्य और आनंदमय होतु है। मैं जो हूं गोरी सो मच्छंदर नाथ को दंडवत करता हूं। हैं कैसे वे मच्छंदर नाथ, आत्म ज्योति निश्चल हैं, अतः करण जिनके अरु मूल द्वार तय छक चक्र जिनी
नीकी तरह जाने। तो आप देख रहे हैं कि ये एकदम से शुरुआती गद्य का उदाहरण दिया गया है, जो कि ब्रज भाषा मिश्रित एक तरीके से, यानी कि खड़ी बोली से पहले जो गद्य की अवस्था थी ब्रज भाषा में, उसका उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। और बार बार आप देख रहे हैं कि इसमें कहीं न कहीं नाथ साहित्य और उससे जुड़े हुए व्यक्तियों का नाम दिखाई पड़ रहा है। लिखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल कि इसे हम निश्चय पूर्वक गद्य का पुराना रूप मान सकते हैं। साथ ही यह भी ध्यान होता है कि यह किसी संस्कृत लेख का कथम भूति अनुवाद न हो, चाहे जो हो, है यह संवत 1400 के ब्रज भाषा गद्य का नमूना। ठीक है, आगे फिर ब्रज भाषा गद्य के ऊपर बात करते हैं, जिसमें सबसे पहले जिस लेखक का जिक्र उन्होंने किया है वो विट्ठल नाथ है। आपके दिमाग में विट्ठल नाथ जरूर आ गए होंगे, जो कि वल्लभाचार्य के पुत्र हैं और अष्टछाप से इनका संबंध रहा है। लेकिन जब ब्रज भाषा गद्य की बात की जाती है तो सबसे पहले विट्ठल नाथ का जिक्र आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है। क्या लिखते हैं? इसके उपरांत फिर हमें भक्ति काल में कृष्ण भक्ति शाखा के भीतर गद्य ग्रंथ मिलते हैं। श्री वल्लभाचार्य के पुत्र गोसाई विट्ठलनाथ जी ने श्रृंगार रस मंडन नामक एक ग्रंथ ब्रज भाषा में लिखा। उनकी भाषा का स्वरूप देखिए। तो देखिए, हम आगे से स्वरूप देखेंगे ही, साथ में आपको देखना है श्रृंगार रस मंडन नामक गद्य में ब्रज भाषा में कौन से हैं लेखक जिन्होंने लिखा हुआ है। तो नाम हो गया विट्ठलनाथ। ठीक है, लिखते हैं, प्रथम की सखी कहतु है, जो गोपी जन के चरण विषय सेवक की दासी करी, जो इनको प्रेमामृत में डूबी के इनके मंद हास्य न जीते हैं, अमृत समूहता करे निकुंज विषय, श्रृंगार रस श्रेष्ठ रसना तीनों जो पूर्ण होत भई। ये उदाहरण किस ग्रंथ से है? श्रृंगार रस मंडन से। किसका है? विट्ठलनाथ का है। इसको आप ध्यान में रखिए। आगे लिखते हैं, यह गद्य अपरिमार्जित और अव्यवस्थित है। आचार्य शुक्ल ने बता दिया कि जो भी गद्य लिखने का प्रयास किया गया है वो अपरिमार्जित है और अव्यवस्थित है। मतलब कि जो भी व्याकरणिक दृष्टिकोण से होना चाहिए वो इसमें नियम नहीं दिख रहा है। लिखते हैं, पर इसके पीछे दो और सांप्रदायिक ग्रंथ लिखे गए जो बड़े भी हैं और जिनकी भाषा भी व्यवस्थित और चलती है। वल्लभ संप्रदाय में इनका अच्छा प्रसार है। इनके नाम है 84 वैष्णव की वार्ता तथा 252 वैष्णव की वार्ता। इनमें से प्रथम आचार्य श्री वल्लभाचार्य जी के पौत्र और गोसाई विट्ठलनाथ जी के पुत्र गोसाई गोकुलनाथ जी की लिखी कही जाती है, पर गोकुलनाथ जी के किसी शिष्य की लिखी जान पड़ती है, क्योंकि इसमें गोकुलनाथ जी का कई जगह बड़े भक्ति भाव से उल्लेख है। अब यहाँ पर देखिए, हम वन लाइनर किताबों में पढ़ लेते हैं कि 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता जो पुस्तक लिखी गई है वो गोकुलनाथ द्वारा लिखी गई है। नॉर्मली परीक्षाओं में भी इसका सही उत्तर यही होता है, लेकिन जब आप विस्तार से पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल संदेह व्यक्त कर रहे हैं कि शायद ये कोई शिष्य लिखा हुआ है, क्योंकि बार बार गोकुलनाथ जी का जिक्र इसमें किया जा रहा है। ठीक है, लिखते हैं कि इसमें वैष्णव भक्तों और आचार्य जी की महिमा प्रकट करने वाली कथाएं लिखी गई हैं। इसका रचना काल विक्रम की 17वीं शताब्दी का उत्तरार्ध माना जा सकता है। 252 वैष्णव की वार्ता तो और भी पीछे औरंगजेब के समय के लगभग लिखी प्रतीत होती है। इन वार्ताओं की कथाएं बोलचाल की ब्रज भाषा में लिखी गई हैं, जिसमें कहीं कहीं बहुत प्रचलित अरबी फारसी शब्द भी निसंकोच रखे गए। साहित्यिक निपुणता या चमत्कार की दृष्टि से ये कथाएं नहीं लिखी गई हैं। उदाहरण के लिए उद्धृत अंश पर्याप्त होगा। यहाँ पर आप देखिए कि ब्रज भाषा गद्य पर विचार करते हुए विट्ठलनाथ पर बात की, इसके बाद गोकुलनाथ का जिक्र यहाँ पर किया गया, जिनकी 2 पुस्तकों का जिक्र यहाँ पर किया गया है। आगे के लिए आप जरूर ध्यान में रखें। और बताया जा रहा है कि ये पुस्तकें औरंगजेब के समय लिखी प्रतीत होती हैं। 17वीं शताब्दी का उत्तरार्ध इसका समय दिया गया है। और इन पुस्तकों में क्या है? वैष्णव भक्तों और आचार्य जी की महिमा प्रकट करने वाले कथाएं कही गई। ठीक है, उदाहरण दिया गया है। अब उदाहरण हम देखते हैं। तो श्री नंदगाम में रहतो हतो, सारे खंडन ब्राह्मण शास्त्र पढ़ियो हतो, सो जितने पृथ्वी पर मत हैं सबको मन खंडन कर तो, ऐसे वाको नेम हतो, याही ते सब लोगन ने वाको नाम खंडन पारियो हतो। सो एक दिन श्री महाप्रभु जी के सेवक वैष्णव की मंडली में आयो, सो खंडन करन लागियो। वैष्णवन ने
कही जो तेरी शास्त्रार्थ करनो होवे, सो पंडित के पास जा, हमारी मंडली में तेरे आयबे को काम नहीं, यहाँ खंडन मंडन नहीं है, भगवत वार्ता को काम है, भगवत वश सुननो होवे तो यहाँ आओ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो भी विद्यार्थी ब्रज भाषा क्षेत्र से होंगे और वहां पर जो आम बोलचाल की ब्रज भाषा है वो तो अच्छे से समझ पा रहे होंगे। यहाँ पर यही कहा गया कि अगर आप नंदग्राम में रहते हैं तो ब्राह्मण शास्त्र पर विश्वास कीजिए, इसके खंडन मंडल पर बहुत ज्यादा विश्वास मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पर भगवत वार्ता के लिए बुलाया जाता है और उसकी कथाओं को सुनाया जाता है, तभी यहाँ पर आइए। अगर खंडन मंडन करना है तो मत आइए। एक चीज आपको और ध्यान में रखना है, यहाँ पर एक शब्द प्रयोग हो रहा है हतो, ठीक है, जहां पर आप देख रहे हैं हतो हतो शब्द है, तो इतना तो आप इस लक्षण को ध्यान में रखिए कि ये ब्रज भाषा का शब्द है। जहां भी आप देखेंगे तो एक अनुमान लगा लेंगे कि ब्रज क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं विट्ठलनाथ और गोकुलनाथ के बाद नाभा दास जी का जिक्र यहाँ पर किया गया है। नाभा दास जी लिखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल कि इन्होंने भी संवत 1660 के आसपास अष्टयाम नामक एक पुस्तक ब्रज भाषा में लिखी, जिसमें भगवान राम की दिनचर्या का वर्णन है। कई बार ये एग्जाम में सवाल पूछा जा चुका है कि अष्टयाम किसकी रचना है, नाभा दास की, कब लिखी गई, 1660 संवत के आसपास में, इसमें से 57 घटा देंगे तो ईस्वी आपको मिल जाएगी। और इसमें किस चीज का वर्णन किया गया है, भगवान राम की दिनचर्या का वर्णन किया गया है। इसको इंपॉर्टेंट करके आप अपने दिमाग में रख सकते हैं, जो कि ब्रज भाषा में है। शुक्ल जी लिखते हैं कि भाषा इस ढंग की है, तब श्री महाराज कुमार प्रथम वशिष्ठ महाराज के चरण छुई प्रणाम करत भय, फिर ऊपर वृद्ध समाज तिनको प्रणाम करत भय, फिर श्री राजाधिराज जू को जोहार करके श्री महेंद्रनाथ दशरथ जू निकट बैठते भय। तो आप देख रहे हैं कि अष्टयाम की जो भाषा शैली है वो ब्रज भाषा में है, लेकिन गद्य का आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्रम बताया गया कि कोई गया तो सबसे पहले महाराज कुमार वशिष्ठ के चरण को छुआ, इसके बाद जितने भी वृद्ध समाज बूढ़े लोग थे यानी बड़े थे उम्र में उनको प्रणाम किया, फिर दशरथ जी के पास जाकर बैठ गए। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि राम की दिनचर्या के बारे में चर्चा की गई। अगले जो लेखक हैं उनका नाम है वैकुंठ मणि शुक्ल। आप अब शुक्ल जी का नाम आ गया तो शुक्ल जी काफी खुश हो जाएंगे। यहाँ पर लिखते हैं, हालांकि वैकुंठ मणि शुक्ल का नाम हम लोग उतना नहीं जानते जितना कि हम नाभादास का जान जाते हैं, विट्ठलनाथ का जानते हैं, गोकुलनाथ का जानते हैं, लेकिन इस लेक्चर के बहाने आप वैकुंठ मणि के बारे में भी जान जाइए। संवत 1680 के लगभग वैकुंठ मणि शुक्ल ने, जो ओरछा के महाराज जसवंत सिंह के यहाँ थे, ब्रज भाषा गद्य में अगहन महात्म्य और वैशाख महात्म्य नामक दो छोटी छोटी पुस्तकें लिखी। यहाँ पर ध्यान में रखने वाला तथ्य है कि 2 महीनों के नाम पर पुस्तक लिखी गई है, अगहन और वैशाख। किसने लिखा, वैकुंठ मणि शुक्ल ने, ब्रज भाषा गद्य में। छोटी छोटी पुस्तकें हैं। लिखते हैं कि सब देवतन की कृपा ते वैकुंठ मणि शुक्ल श्री महारानी चंद्रावली के धर्म पढ़िबे के अर्थ यह जस रूप ग्रंथ वैशाख महात्म भाषा करत भय, एक समय नारद जी ब्रह्म की सभा में उठ के सुमेर पर्वत को गए। एक छोटा सा एक अंश दिया गया है और ये अंश इसलिए दिया गया कि आप देखें कि गद्य का विकास कैसे हुआ, वो भी ब्रज भाषा में। आगे लिखते हैं कि ब्रज भाषा गद्य में लिखा एक नासिकेतोपाख्यान मिला है, जिसके कर्ता का नाम ज्ञात नहीं, समय संवत 1760 के उपरांत है, भाषा व्यवस्थित है। क्या है भाषा, हे श्री ईश्वरों और सुनो, मैं देखियो हैं सो कहूं, काले वर्ण महादुख के रूप जम किंकर देखे, सर्प बिच्छू व्याघ्र सिंह बड़े बड़े ग्रंथ देखे, पंथ में पाप कर्मी को जमदूत चलाई के मुदगर अरु लोहे के दंड कर मार देते हैं, आगे और जीवन को त्रास देते देखे हैं, सुमेरो रोम रोम खरो होत है। मतलब इस घटना को देखकर जो भी देखने वाला है उसका रोम रोम क्या हो रहा है, खड़ा हो जा रहा है, वो रोमांचित हो जा रहा है। तो ये तो रहा। यहाँ पर एक और पुस्तक का नाम उन्होंने जिक्र किया है, नासिकेतोपाख्यान। आगे हम देखेंगे कि नासिकेतोपाख्यान के एक लेखक का नाम पता चलता है, लेकिन ब्रज भाषा गद्य में देखें तो यहाँ पर शुक्ल जी ने बताया कि इसके लेखक के बारे में बात पता नहीं चलती है, लेकिन यहाँ पर एक अंश का उन्होंने उदाहरण दिया है। अब अगला नाम है सूरत मिश्र। सूरत मिश्र के बारे में लिखते हैं कि इन्होंने संवत 1767 में
संस्कृत से कथा लेकर बैताल पचीसी लिखी, जिसको आगे चलकर लल्लू लाल ने खड़ी बोली हिंदुस्तानी में किया है। यहाँ पर देखिए आप, सूरत मिश्र की रचना बैताल पचीसी, जिसको उन्होंने 1767 में संस्कृत से कथा लेकर लिखी थी। आगे चलकर लल्लू लाल, जिनका कि फोर्ट विलियम कॉलेज और खड़ी बोली गद्य के जो 4 उन्नायक हैं उनमें बड़ा रोल है। इन्होंने बैताल पचीसी पर खड़ी बोली हिंदुस्तानी में अनुवाद किया है। जयपुर नरेश सवाई प्रताप सिंह की आज्ञा से लाला हीरा लाल ने संवत 1852 में आईने अकबरी की भाषा वचनिका नामक एक बड़ी पुस्तक लिखी है। अब आपको तथ्य यहाँ ध्यान में रखना है कि बैताल पचीसी सूरत मिश्र की है। बैताल पचीसी का खड़ी बोली में अनुवाद किया लल्लू लाल ने। आगे चलकर जयपुर नरेश, यानी शुरुआत में आप देखेंगे कि राजाओं का भी काफी रोल रहा है हिंदी साहित्य के विकास में या फिर गद्य के विकास में। प्रताप सिंह ने आज्ञा दी लाला हीरा लाल को। इन्होंने आइन अकबरी की भाषा वचनिका नाम से एक पुस्तक लिखी है, जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है। लिखते हैं कि भाषा इसकी बोलचाल की है, जिसमें अरबी फारसी के कुछ बहुत चलते शब्द मिलते हैं, जिसका नमूना यहाँ पर एक दिया गया है। चलते शब्द मतलब जो ज्यादातर प्रयोग में आते हैं, लोग रोज रोज उसका यूज करते हैं, ये हुआ चलते शब्द। लिखते हैं, अब शेख अबुल फजल ग्रंथ को करता प्रभु को नमस्कार करके अकबर बादशाह की तारीफ लिखने को कसत करे है और कहे है, या की बड़ाई चेष्टा और चमत्कार कहाँ तक लिखूं कही जात नाही, ताते या के पराक्रम और भांति भांति के दस्तूर व मंसूबा दुनिया में प्रकट भय ताको संक्षेप लिखत हो। ये बात संक्षेप में लिखी गई है कि अबुल फजल के ग्रंथ को ये नमस्कार करते हुए, और फिर जो इसमें अकबर बादशाह की तारीफ लिखी गई है उसके बारे में बता रहे हैं, और चमत्कारपूर्ण तारीफ की गई है, जिसके बारे में इनको कोई शब्द नहीं मिल रहा है। और कह रहे हैं कि दस्तूर और मंसूबा, यानी कि ये ऐसे शब्द हैं जो चलते फिरते हैं, बार बार प्रयुक्त होते रहे। तो शुक्ल जी लिखते हैं कि इस प्रकार की ब्रज भाषा गद्य की कुछ पुस्तकें इधर उधर पाई जाती हैं, जिनमें गद्य का कोई विकास प्रकट नहीं होता, साहित्य की रचना पद्य में ही होती रही। गद्य का विकास यदि होता आता तो विक्रम के इस शताब्दी के आरंभ में भाषा संबंधी बड़ी विषम समस्या उपस्थित होती। जिस धड़ाके के साथ गद्य के लिए खड़ी बोली ले ली गई, उस धड़ाके के साथ न ली जा सकती। कुछ समय सोच विचार और वाद विवाद में जाता, और कुछ समय तक दो प्रकार के गद्य की धाराएं साथ साथ दौड़ लगाती। देखिए, यहाँ पर खड़ी बोली और ब्रज भाषा के समानांतर विकास अगर होता तो बड़ी दिक्कत होती। ठीक है, यहाँ पर वही बात कही जा रही है, इस कथन को ध्यान में रखिए। यहाँ तक कई बार ये परीक्षाओं में आ चुका है। आगे लिखते हैं कि अतः भगवान का यह भी एक अनुग्रह समझना चाहिए कि यह भाषा विप्लव नहीं संगठित हुआ, और खड़ी बोली जो कभी अलग और कभी ब्रज भाषा की गोद में दिखाई पड़ जाती थी, धीरे धीरे व्यवहार की शिष्ट भाषा होकर गद्य के नए मैदान में दौड़ पड़ी। यानी जो ब्रज भाषा थी वो ज्यादा सफल नहीं हो पाई, वो जितना पद्य में सफल रही उतना गद्य में नहीं रही, और उसका विकास वहीं पर रुक गया। और जो खड़ी बोली थी वो गद्य के नए मैदान में दौड़ पड़ी, यानी कि तेजी से आगे बढ़ गई। आगे लिखते हैं कि गद्य लिखने की परिपाटी का सम्यक प्रचार न होने के कारण ब्रज भाषा गद्य जहां का तहां रह गया। उपयुक्त वैष्णव वार्ताओं में उसका जैसा परिष्कृत और सुव्यवस्थित रूप दिखाई पड़ा, वैसा आगे चलकर नहीं। काव्यों की टीकाओं आदि में जो थोड़ा बहुत गद्य देखने में आता था, वह बहुत की अव्यवस्थित और अशक्त था। उसमें अर्थों और भावों के संबद्ध रूप में प्रकाशित करने तक की शक्ति न थी। ये टीकाएं संस्कृत की इत्यमरः और कथम भूतम वाली टीकाओं की पद्धति पर लिखी जाती थी। इससे इनके द्वारा गद्य की उन्नति की संभावना न थी। भाषा ऐसी अनगढ़ और लद्दड़ होती थी कि मूल चाहे समझ में आ जाए, पर टीका की उलझन से निकलना कठिन समझिए। विक्रम की 18वीं शताब्दी की लिखी श्रृंगार शतक की एक टीका की कुछ पंक्तियां देखिए, और यहाँ पर पंक्तियों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, उत्तम प्रेम सरंभा दाल भंते यदंगना तत्र प्रत्युमा धातुम ब्रह्मापि खलु कातर। अंगना जो है स्त्री सु प्रेम के अति आवेश करी, जो कार्य करना चाहती है ता कार्य विषय ब्रह्माऊ प्रत्युहुम अधातुम अंतराऊ किवेक कातर
कायरू है कायु कहावे असमर्थ जू कहू स्त्री कर्यो चाहे जो अवश्य करही ता ताको अंतराव ब्रह्म पहन करहूं जाए की कितिक बात। तो ये मेरे भी समझ में नहीं आई और आप लोग भी इसको थोड़ा सा वक्त लेकर आप समझेंगे, क्योंकि शुक्ल जी ने पहले ही बता दिया है कि भाषा ऐसी अनगढ़ और लद्दड़ होती थी कि मूल चाहे समझ में आ जाए पर टीका की उलझन से निकलना कठिन समझिए। ये बात पहले ही शुक्ल जी ने कह दी। आगे बढ़कर संवत 1872 की लिखी जानकी प्रसाद वाली रामचंद्रिका की प्रसिद्ध टीका लीजिए तो उसकी भाषा भी यही दशा। यहां पर आप देख रहे हैं कि रामचंद्रिका की प्रसिद्ध टीका किसने लिखी है? जानकी प्रसाद। इसको ध्यान में रखिए, ठीक है। यहां पर उदाहरण दिया गया, राघव सर लाघव गत छत्र मुकुट यो हयो हंस संबल अंशु सहित मानव उड़ के गयो। संबल कहे अनेक रंग मिश्रित है, अंशु कहे किरण जाके ऐसे जे सूर्य हैं तिन सहित मानो कालिंद गिरी श्रृंगते हंस कहे हंस समूह उड़ गयो। यहाँ जाति विषय एक वचन है, हंसन के सदृश श्वेत छत्र हैं और सूर्यन के सदृश अनेक रंग नग जटित मुकुट है। तो इसकी भी भाषा कठिन ही दिखाई पड़ रही है, यानी टीका की भाषा। आगे लिखते हैं कि इसी ढंग की सारी टीकाओं की भाषा समझिए। सरदार कवि अभी हाल में हुए हैं, कवि प्रिया रसिक क्रिया सतसई आदि की उनकी टीकाओं की भाषा और भी अनगढ़ और असंबद्ध है। सारांश यह है कि जिस समय गद्य के लिए खड़ी बोली उठ खड़ी हुई उस समय तक गद्य का विकास नहीं हुआ था, उसका कोई साहित्य नहीं खड़ा हुआ था। इसी से खड़ी बोली के ग्रहण में कोई संकोच नहीं हुआ। तो यहाँ पर सारांश कुल मिलाकर यही देखना है कि खड़ी बोली के प्रयोग में लोगों ने संकोच नहीं किया, धड़ल्ले से इसका प्रयोग करना शुरू कर दिया। इसलिए बात करनी पड़ती है खड़ी बोली का गद्य के ऊपर। लिखते हैं कि देश के भिन्न भिन्न भागों में मुसलमानों के फैलने तथा दिल्ली की दरबारी शिष्टता के प्रचार के साथ ही दिल्ली की खड़ी बोली शिष्ट समुदाय के परस्पर व्यवहार की भाषा हो चली थी। खुसरो ने विक्रम की 14वीं शताब्दी में ही ब्रज भाषा के साथ साथ खालिद खड़ी बोली में कुछ पद्य और पहेलियां बनाई थी। अब देखिए ये बात कही जा रही खड़ी बोली का गद्य में और खुसरो की बात कही जा रही है। आदिकाल पढ़ेंगे वहां भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथन खुसरो के संबंध में है, और जब आप खड़ी बोली का गद्य पढ़ रहे हैं वहां भी खुसरो से रिलेटेड बातें आपको देखने को मिल जाएंगी। जिस बात को घुमा फिराकर आगे के इतिहासकारों ने कहा है, चाहे वो नगेंद्र हो चाहे राम कुमार वर्मा हो। अभी हमने एमपीपीएससी में एक क्वेश्चन देखा था कि खड़ी बोली को कविता का भाषा बनाने में जो रोल अमीर खुसरो का था उसके बारे में राम कुमार वर्मा ने लिखा था। तो कहीं न कहीं ये बात पहले ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कह दी है कि खुसरो ने विक्रम की 14वीं शताब्दी में ही ब्रज भाषा के साथ साथ खालिद खड़ी बोली में कुछ पद्य और पहेलियां बनाई थी। औरंगजेब के समय से फारसी मिश्रित खड़ी बोली या रेख्ता में शायरी भी शुरू हो गई और इसका प्रचार फारसी पढ़े लिखे लोगों में बराबर बढ़ता गया। इस प्रकार खड़ी बोली को लेकर उर्दू साहित्य खड़ा हुआ, जिसमें आगे चलकर विदेशी भाषा के शब्दों का मेल भी बराबर बढ़ता गया और जिसका आदर्श भी विदेशी होता गया। मुगल साम्राज्य के ध्वंस से भी खड़ी बोली के फैलने में सहायता पहुंची। दिल्ली, आगरे आदि पछाई शहरों की समृद्धि नष्ट हो चली थी और लखनऊ, पटना, मुर्शिदाबाद आदि नई राजधानियां चमक उठी। जिस प्रकार उजड़ती हुई दिल्ली को छोड़कर मीर, इंशा आदि अनेक उर्दू शायर पूरब की ओर आने लगे, उसी प्रकार दिल्ली के आसपास के प्रदेशों की हिंदू व्यापारी जातियां अगरवाले, खत्री आदि जीविका के लिए लखनऊ, फैजाबाद, प्रयाग, काशी, पटना आदि पूर्वी शहरों में फैलने लगी। उनके साथ साथ उनकी बोलचाल की भाषा खड़ी बोली भी लगी चलती थी। यह सिद्ध बात है कि उपजाऊ और सुखी प्रदेशों के लोग व्यापार में उद्योगशील नहीं होते, अतः धीरे धीरे पूरब के शहरों में भी इन पश्चिमी व्यापारियों की प्रधानता हो चली। इस प्रकार बड़े शहरों के बाजार की व्यावहारिक भाषा भी खड़ी बोली हुई। कैसे खड़ी बोली का विकास हो रहा है या फिर प्रचार हो रहा है, क्षेत्र के आधार पर रामचंद्र शुक्ल यहाँ पर विचार कर रहे हैं। लिखते हैं, यह खड़ी बोली असली और स्वाभाविक भाषा थी, मौलियों और मुंशियों की उर्दू मुअल्ला नहीं। यह अपने ठेठ रूप में बराबर
पछां से आई जातियों के घरों में बोली जाती थी। अतः कुछ लोगों का यह कहना या समझना कि मुसलमानों के द्वारा ही खड़ी बोली अस्तित्व में आई और उसका मूल रूप उर्दू है, जिससे आधुनिक हिंदी की भाषा अरबी फारसी शब्दों को निकालकर गढ़ ली गई, शुद्ध भ्रम या अज्ञान है। ये संकेत गार्सद तासी की तरफ कर रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उसका यह कहना था कि हिंदी तो गवारों की भाषा है, उर्दू जो है वो सभ्यों की भाषा है, लेकिन उसका यहाँ पर खंडन कर रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसको भ्रम और अज्ञान बता रहे हैं, लिख रहे हैं इस भ्रम का कारण यह है कि देश के परंपरागत साहित्य की जो संवत 1900 के पूर्व तक पद्यमय ही रहा, भाषा ब्रज भाषा ही रही और खड़ी बोली वैसे ही एक कोने में पड़ी रही जैसे और प्रांतों की बोलियां। साहित्य या काव्य में उसका व्यवहार नहीं हुआ। यानी शुरुआती में आप देखेंगे कि पद्य की भाषा ब्रज भाषा रही और खड़ी बोली दबी सी थी, एक कोने में पड़ी हुई प्रतीत हो रही थी। न सिर्फ खड़ी बोली बल्कि अलग अलग प्रांतों की जो भाषाएं थी उनकी भी दशा यही थी, उनका काव्य में व्यवहार नहीं हुआ था। आगे लिख रहे हैं कि पर किसी भाषा का साहित्य में व्यवहार न होना इस बात का प्रमाण नहीं है कि उस भाषा का अस्तित्व ही नहीं था। उर्दू का रूप प्राप्त होने के पहले भी खड़ी बोली अपने देशी रूप में वर्तमान थी और अब भी बनी हुई है। साहित्य में भी कभी कभी कोई इसका व्यवहार कर देता था, यह दिखाया जा चुका है। यानी कि जब पद्य लिखने में मेन भाषाएं थी अवधी और ब्रज भाषा, उनके समानांतर कभी कभी खड़ी बोली का भी प्रयोग होता था, वो भी अपने देशी रूप में। आगे लिखते हैं कि भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय तक अपभ्रंश काव्यों की जो परंपरा चलती रही, उसके भीतर खड़ी बोली के प्राचीन रूप की भी झलक अनेक पद्यों में मिलती है। जैसे भल्ला हुआ जो मारिया बहिणी महारा कंतु, अड़बेही पत्ती नहीं जलू तो बिन बुहा हथ, जो ही ठरी संकट पावा देवक लेखई कोण मिटावा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आदिकाल की पंक्तियों को उठाया है शुक्ल जी ने बताने के लिए कि यहाँ पर जो भी रूप दिखाई पड़ रहा है वो कहीं ना कहीं खड़ी बोली का ही है। लिखते हैं कि उसके उपरांत भक्ति काल के आरंभ में निर्गुण धारा के संत कवि जिस प्रकार खड़ी बोली का व्यवहार अपनी सधुक्कड़ी भाषा में किया करते थे, इसका उल्लेख भक्ति काल के भीतर हो चुका है। यानी इतिहास पढ़ेंगे तो वहां पर इन्होंने कर लिया। कबीर के ये वचन लीजिए, यहाँ पर देखिए जब भी खड़ी बोली की बात आ रही है तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल सबसे पहले जिस कवि का नाम ले रहे हैं भक्ति काल के अंतर्गत वो कबीरदास है। लोग कहते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल कबीरदास को नहीं पसंद करते थे, लेकिन देखिए जहां भी प्रमाण की जरूरत पड़ रही है वहां पर वो कबीर का नाम ले रहे हैं। लिखते हैं कि कबीर मन निर्मल भया जैसा गंगा नीर, कबीर कहता जात हूं सुनता है सब कोई, राम कहे भला होएगा नहींतर भला न होए, आऊंगा न जाऊंगा मरूंगा न जीऊंगा, गुरु के शब्द रम रम रहूंगा। तो कबीर के ये वचन जो खड़ी बोली में दिखाई पड़ रहा है। कई बार तो कबीर की भाषा को लेकर भी मतभेद रहा है। कुछ लोगों ने पंचमेल खिचड़ी कहा, कुछ लोगों ने कहा कि भोजपुरी के पहले कवि हैं कबीरदास, और खड़ी बोली में भी आप देख रहे हैं कि कबीरदास का रोल रहा है। लिखते हैं यहां से इंपॉर्टेंट तथ्य और शुरू हो रहा है, और मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी विद्यार्थी इस तपन भरी गर्मी में मेरे साथ मौजूद हैं, कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, उनको निश्चित तौर पर एग्जाम में बढ़त मिलेगी। जैसा कि मैं ये वीडियो बना रहा हूं, आज तारीख है 13 जून 2024 की, काफी गर्मी है, ठीक है, आप लोगों को पता भी चल रहा होगा, ठीक है। जाड़े में जो भी विद्यार्थी देखेंगे उनको इसका आभास नहीं होगा। देखिए कबीर के बाद जिक्र हो रहा है, अकबर के समय में गंग कवि ने चंद छंद वर्णन की महिमा नामक एक गद्य पुस्तक खड़ी बोली में लिखी थी। उसकी भाषा का नमूना देखिए। बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि चंद छंद वर्णन की महिमा किसकी पुस्तक है? गंग कवि की। किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे। क्या लिखी है आप देखेंगे पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में यूजीसी नेट के, तो ये आ चुका है। इसीलिए मुझे लगा कि एग्जाम के पहले आप सभी से चर्चा करना बहुत ही जरूरी है। सिद्ध श्री 108 श्री श्री नाथ शाही जी, श्री दलपत जी, अकबर शाह जी आम खास में तखत ऊपर विराजमान हो रहे हैं और आम खास भरने लगा है, जिसमें तमाम उमराव आए आए कोर्निश बजाए जुहार करके अपनी अपनी बैठक पर
बैठ जाया करें अपनी अपनी मिसल से, जिनकी बैठक नहीं हो सो रेशम के रस्से में रस की लूमें पकड़ के खड़े ताजिम में रहे। इसे ये पता चल रहा है कि किस तरीके से अकबर का जो दरबार है उसमें भीड़ है, लोग एकदम भरे हुए हैं। अगर जगह नहीं मिल रही है तो जो रेशम की रस्सी है उसको पकड़ के लोग वहां पर खड़े रहे। ये बात किस पुस्तक में कही गई है? चंद छंद वर्णन की महिमा गंग कवि में। आगे है, ये एग्जाम में आ चुका है। इतना सुन के पात शाही जी श्री अकबर शाही जी आध शेर सोना नरहर दास चारण को दिया, इनके 1.5 शेर सोना हो गया, रास वंचना पूरन भया, आम खास बरखास हुआ। तो ये देखिए गंग कवि की शुरुआती दौर में जो खड़ी बोली का रूप दिखाई पड़ रहा है, अब धीरे धीरे आपको समझ में आ रहा होगा। आगे लिखते हैं कि इस अवतरण से स्पष्ट लगता है कि अकबर और जहांगीर के समय में ही खड़ी बोली भिन्न भिन्न प्रदेशों में शिष्ट समाज के व्यवहार की भाषा हो चली थी। यह शिष्ट समाज क्या है? जिसको हम बोलते हैं सभ्य समाज या फिर एलीट क्लास, ठीक है, जो जिसको हम बोलते हैं सभ्य समाज, ठीक है, उसकी भाषा ये चल पड़ी थी। यह भाषा उर्दू की नहीं कही जा सकती, यह हिंदी खड़ी बोली है। यद्यपि पहले से साहित्य भाषा के रूप में स्वीकृत न होने के कारण इसमें अधिक रचना नहीं हो पाई जाती, पर यह बात नहीं है कि इसमें ग्रंथ लिखे ही नहीं जाते थे। दिल्ली राजधानी होने के कारण जब से शिष्ट भाषा के बीच इसका व्यवहार बढ़ा तभी से इधर उधर कुछ पुस्तकें इस भाषा के गद्य में लिखी जाने लगी। आगे अब यहां से शुरू होता है। विक्रम संवत 1798 में राम प्रसाद निरंजनी ने भाषा योग वासिष्ठ नामक का ग्रंथ साफ सुथरी खड़ी बोली में लिखा है। ये देखिए प्रश्न परीक्षाओं में तो आता ही रहा है। अभी हाल ही में जो एमपीपीएससी का एग्जाम हुआ था और उसमें ये प्रश्न आया था। देखिए वहां पर योग वशिष्ठ लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर इस किताब के माध्यम से हम सही तथ्यों को भी देखेंगे। राम प्रसाद निरंजनी इनका उपनाम दिख रहे हैं आप कि राम प्रसाद मूल नाम है, निरंजनी उपनाम है, क्योंकि हो सकता है कि निरंजनी संप्रदाय से हो। विक्रम संवत 1798 इनकी पुस्तक का नाम है भाषा योग वासिष्ठ। शुक्ल जी लिखते हैं कि भाषा योग वासिष्ठ नाम का ग्रंथ साफ सुथरी खड़ी बोली में लिखा। ये पटियाला दरबार में थे और महारानी को कथा बांचकर सुनाया करते थे। राम प्रसाद निरंजनी कहाँ रहते थे? पटियाला दरबार में। किसको सुनाते थे? महारानी को कथा बांचकर सुनाया करते थे, जैसे मैं आप सभी को सुना रहा हूं। इनके ग्रंथ देखकर यह स्पष्ट हो जाता है कि मुंशी सदासुख और लल्लू लाल से 62 वर्ष पहले खड़ी बोली का गद्य अच्छे परिमार्जित रूप में पुस्तकें आदि लिखने में व्यवहृत होता था। अब तक पाई गई पुस्तकों में यह योग वासिष्ठ ही सबसे पुराना है जिसमें गद्य अपने परिष्कृत रूप में दिखाई पड़ता है। अतः जब तक और कोई पुस्तक इससे पुरानी न मिले तब तक इसी को परिमार्जित गद्य की प्रथम पुस्तक और प्रसाद निरंजनी को यानी राम प्रसाद निरंजनी को प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक मान सकते हैं। योग वासिष्ठ से 2 उद्धरण नीचे दिए जाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान में रखना, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। राम प्रसाद निरंजनी भाषा योग वासिष्ठ साफ सुथरी खड़ी बोली में लिखा गया है, परिमार्जित रूप में है, प्रथम पुस्तक के तौर पर है, प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक हैं। ये सभी तथ्य आप जरूर ध्यान में रखिए, ये सब कहीं न कहीं घुमा फिराकर परीक्षा में आते रहे, ठीक है। अब हम उदाहरणों को देखते हैं। उदाहरण देखिए लंबा चौड़ा दिया गया है। पहला उदाहरण है, प्रथम पर ब्रह्म परमात्मा को नमस्कार है, जिससे सब भासते हैं और जिसमें सब लीन और स्थिर होते हैं, जिस आनंद के समुद्र के कण से संपूर्ण विश्व में आनंद है, जिस आनंद से सब जीव जीते हैं। अगस्त जी के शिष्य सुतीक्षण के मन में एक संदेह पैदा हुआ, तब वह उसके दूर करने के कारण अगस्त मुनि के आश्रम को जा विधि सहित प्रणाम करके बैठे और विनती कर प्रश्न किया, हे भगवान, आप सब तत्वों और शास्त्रों के जानन हारे हैं, मेरे एक संदेह को दूर करो। मोक्ष का कारण कर्म है कि ज्ञान अथवा दोनों है, समझाए के कहो। ये देखिए यहाँ पर मोक्ष की बात की गई, पुरुषार्थ जो है कि इसका कारण क्या है, कर्म है या फिर ज्ञान है या दोनों है, समझाओ मुझे। इतना सुन अगस्त मुनि बोले कि हे ब्रह्माण्य, केवल कर्म से मोक्ष नहीं होता और न केवल ज्ञान से मोक्ष होता है,
मोक्ष दोनों से प्राप्त होता है। ये तो सीधी सीधी बात हो गई। कर्म से अंतःकरण शुद्ध होता है, मोक्ष से नहीं होता है। और अंतःकरण की शुद्धि बिना केवल ज्ञान से मुक्ति नहीं होती। इसीलिए यूजीसी ने भी कहा कि ज्ञानम विज्ञानम विमुक्त है। ज्ञान और विज्ञान के बिना आपको मुक्ति नहीं मिल सकती है, मोक्ष नहीं मिल सकता है। दूसरा यहाँ पर उदाहरण दिया गया, हे राम जी, जो पुरुष अभिमानी नहीं है वह शरीर के इष्ट अनिष्ट में राग द्वेष नहीं करता, क्योंकि उसकी शुद्धता वासना है। मलिन वासना जन्मों का कारण है। ऐसी वासना को छोड़कर जब तुम स्थित होगे तब तुम करता हुए भी निर्लेप रहोगे, और हर्ष शोक आदि विकारों से जब तुम अलग रहोगे तब वीत राग भय क्रोध से रहित रहोगे। जिसने आत्म तत्व पाया है वह जैसे स्थित हो, जैसे ही तुम भी स्थित हो। इसी दृष्टि को पाकर आत्म तत्व को देखो, तब विगत ज्वर होंगे और आत्मपद को पाकर फिर जन्म मरण के बंधन में न आवेंगे। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि कहीं न कहीं कविताओं से ही प्रभावित आपको अंश दिखाई पड़ रहे हैं, जिसमें कि मोक्ष, परमात्मा, आत्मा के बारे में ही चर्चा की गई। तो शुक्ल जी लिखते हैं कि कैसी श्रृंखलाबद्ध साधु और व्यवस्थित भाषा है। काफी खुश हैं इस अंश को देखकर। वो आगे लिखते हैं कि इसके पीछे संवत 1818 में बसवा मध्य प्रदेश निवासी पंडित दौलत राम ने हरिशेणाचार्य कृत जैन पद्म पुराण भाषा अनुवाद किया, जो 700 पृष्ठों से ऊपर का एक बड़ा ग्रंथ है। भाषा इसकी उपयुक्त योग वासिष्ठ के समान परिमार्जित नहीं है, पर इस बात का पूरा पता देती है कि फारसी उर्दू से कोई संपर्क न रखने वाली अधिकांश शिष्ट जनता के बीच खड़ी बोली किसी स्वाभाविक रूप में प्रचलित थी। कुल उदाहरण देने का मतलब यही है कि खड़ी बोली तत्काल में प्रयुक्त नहीं की जाती थी, बल्कि इसकी भी एक क्या है, परंपरा है। लिखते हैं कि मध्य प्रदेश पर फारसी या उर्दू की तालीम कभी नहीं लादी गई थी, और जैन समाज जिसके लिए ग्रंथ लिखा गया बराबर व्यापार से संबंध रखने वाला समाज रहा है। खड़ी बोली को मुसलमानों द्वारा जो रूप दिया गया उससे सर्वथा स्वतंत्र वह अपने प्रकृत रूप में भी 2-2.5 वर्ष से लिखे पढ़ने के काम में आ रही है। यह बात योग वासिष्ठ और पद्म पुराण अच्छी तरह प्रमाणित कर रहे हैं। अतः यह कहने की गुंजाइश अब जरा भी नहीं रही कि खड़ी बोली गद्य की परंपरा अंग्रेजी की प्रेरणा से चली। यानी कि यहाँ पर गारसा दत्तासी और उर्दू से रिलेटेड जो भी व्यक्ति हैं उन पर एक कड़ा प्रहार आचार्य रामचंद्र शुक्ल करते हैं कि खड़ी बोली जो आप लोग कह रहे हैं कि अंग्रेजी की प्रेरणा से चली है, बिल्कुल नहीं। अब इसमें कोई संदेह नहीं है। खड़ी बोली की पुरानी परंपरा रही है, उसका प्रचलन रहा है, और तमाम व्यापारी वर्ग और शिष्ट समाज जो था उसमें जो भी व्यवहार किया गया उदाहरणों के माध्यम से उन्होंने सिद्ध कर दिया। पद्म पुराण की भाषा का स्वरूप देखिए। जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र विषय मगधनामा देश अति सुंदर है, जहां पुण्याधिकारी बसे हैं, इंद्रलोक के समान सददा भोगोपयोग करे हैं, और भूमि विषय साठेन के बड़े शोभायमान है, जहां नाना प्रकार के अन्नों के समूह पर्वत समान ढेर हो रहे हैं। तो देखिए, भाषा शुरुआती दौर की है, तो जाहिर सी बात है कि वर्तमान समय में जब हम लोग हैं तो समझ में नहीं आएगी, लेकिन आप रूप तो देख रहे होंगे कैसे विकसित हो रहा था। आगे लिखते हैं कि आगे चलकर संवत 1830 और 1840 के बीच राजस्थान के किसी लेखक ने मंडोवर का वर्णन किया है, लिखा है जिसकी भाषा साहित्य की नहीं साधारण बोलचाल की। जैसे अवल में यह मांडव्य ऋषि का आश्रम था, इस सबब से इस जगह का नाम मांडव्याश्रम हुआ, इस लफ्ज का बिगड़कर मंडोवर हुआ है। तो ये भाषा कुछ समझ में आई होगी। शुक्ल जी लिखते हैं कि ऊपर जो कहा गया कि खड़ी बोली का ग्रहण देश के परंपरागत साहित्य में नहीं हुआ, उसका अर्थ यहाँ स्पष्ट कर देना चाहिए। उक्त कथन में साहित्य से अभिप्राय लिखित साहित्य का है, कथित या मौखिक का नहीं। कोई भाषा हो उसका कुछ न कुछ साहित्य अवश्य होता है, चाहे वह लिखित न हो, श्रुति परंपरा द्वारा ही चला आता हो। अतः खड़ी बोली के भी कुछ गीत, कुछ पद्य, कुछ तुकबंदियां खुसरो के पहले से अवश्य चली आती होंगी। खुसरो की सी पहेलियां दिल्ली के आसपास प्रचलित थीं, जिनके नमूने पर खुसरो ने अपनी पहेलियां या मुकरियां कहीं। हाँ, फारसी पद्य में खड़ी बोली को ढालने का प्रयत्न प्रथम कहा जा सकता है। लिखते हैं कि खड़ी बोली का रूप रंग जब मुसलमानों ने बहुत कुछ बदल दिया और वे उसमें विदेशी भावों का भंडार भरने लगे, तब हिंदी के कवियों की दृष्टि में
वह मुसलमानों की खास भाषा सी जचने लगी। इससे भूषण, सूदन आदि कवियों ने मुसलमान दरबारों के प्रसंग में या मुसलमान पात्रों के भाषण में ही इस बोली का व्यवहार किया है। पर जैसा कि अभी दिखाया जा चुका है, मुसलमानों के दिए हुए कृत्रिम रूप में स्वतंत्र खड़ी बोली का स्वाभाविक देशी रूप भी देश के भिन्न भिन्न भागों में पछाह के व्यापारियों आदि के साथ साथ फैल रहा था। उसके प्रकार और उर्दू साहित्य के प्रचार से कोई संबंध नहीं। धीरे धीरे यही खड़ी बोली व्यवहार की सामान्य शिष्ट भाषा हो गई। जिस समय अंग्रेजी राज्य भारत में प्रतिष्ठित हुआ, उस समय सारे उत्तरी भारत में खड़ी बोली व्यवहार की शिष्ट भाषा हो चुकी थी। जिस प्रकार उसके उर्दू कहलाने वाले कृत्रिम रूप का व्यवहार मौलवी, मुंशी आदि फारसी तालीम पाए हुए कुछ लोग कहते थे, उसी प्रकार उसके असली स्वाभाविक रूप का व्यवहार हिंदू साधु, पंडित, महाजन आदि अपने शिष्ट भाषण में करते थे। जो संस्कृत पढ़े लिखे या विद्वान होते थे, उनकी बोली में संस्कृत के शब्द भी मिले रहते थे। तो कुल मिलाकर आप देख रहे हैं कि खड़ी बोली एक तरफ उर्दू मिश्रित अरबी फारसी और दूसरी तरफ संस्कृत निष्ठ शब्दावली में आगे बढ़ रही थी। आगे लिखते हैं कि रीतिकाल के समाप्त होते होते अंग्रेजों का राज्य देश में पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित हो गया। अतः अंग्रेजों के लिए यहाँ की भाषा सीखने का प्रयत्न स्वाभाविक था। पर शिष्ट समाज के बीच उन्हें दो ढंग की भाषाएं चलती मिली। एक तो खड़ी बोली का सामान्य देशी रूप, दूसरा वह दरबारी रूप जो मुसलमानों ने उसे दिया था और उर्दू कहलाने लगा था। यानी कि जब अंग्रेजों का शासन देश में स्थापित हुआ, तो हमारे देश में खासतौर से उत्तर भारत में आप देखेंगे तो दो तरीके की भाषाएं चलती थी। एक खड़ी बोली मिश्रित देशी रूप में, और दूसरी जो दरबारी उर्दू भाषा थी, जिसमें कि खड़ी बोली का भी पुट था और उर्दू का भी था। आगे लिखते हैं कि अंग्रेज यद्यपि विदेशी थे, पर उन्हें यह स्पष्ट लक्षित हो गया था कि जिसे उर्दू कहते हैं वह न तो देश की स्वाभाविक भाषा है, न उसका साहित्य देश का साहित्य है, जिसमें जनता के भाव और विचार रक्षित हों। इसीलिए जब उन्हें देश की भाषा सीखने की आवश्यकता हुई और वे गद्य की खोज में पड़े, तब दोनों प्रकार की पुस्तकों की आवश्यकता हुई, उर्दू की भी और हिंदी शुद्ध खड़ी बोली की भी। पर उस समय गद्य की पुस्तकें वास्तव में न उर्दू में थी न हिंदी में। जिस समय फोर्ट विलियम कॉलेज की ओर से उर्दू और हिंदी गद्य की पुस्तकें लिखने की व्यवस्था हुई, और उसके पहले खड़ी बोली गद्य में गद्य की कई पुस्तकें लिखी जा चुकी थी। यानी फोर्ट विलियम कॉलेज की जब स्थापना हुई तो उर्दू और हिंदी गद्य पुस्तकें लिखने की व्यवस्था की शुरुआत हुई और लिखना शुरू किए गए। उसके पहले इस तरह की कुछ कुछ पुस्तकें लिखी जा चुकी थी, जो कि ऊपर हमने बताया है। आगे लिखते हैं कि योग वासिष्ठ और पद्म पुराण का उल्लेख हो चुका है। उसके उपरांत जब अंग्रेजों की ओर से पुस्तकें लिखने की व्यवस्था हुई, उसके 2-1 वर्ष पहले ही मुंशी सदा सुख की ज्ञानोपदेश वाली पुस्तक और इंसा की रानी केतकी की कहानी लिखी जा चुकी थी। यानी कि ये बात कही जा रही है 1800 के बाद के 1801, 2, 3 की जो भी बात है। अतः यह कहना कि अंग्रेजों की प्रेरणा से हिंदी खड़ी गद्य हिंदी बोली का अतः यह कहना कि अंग्रेजों की प्रेरणा से ही हिंदी बोली गद्य का प्रादुर्भाव हुआ, ठीक नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल बिल्कुल इस मत में नहीं है कि आज जो खड़ी बोली गद्य का विकास हुआ है वो अंग्रेजों के फोर्ट विलियम कॉलेज की वजह से हुआ है, ऐसा नहीं है। इसके पहले भी परंपरा चली आ रही थी। लिखते हैं कि जिस समय दिल्ली के उजड़ने के कारण उधर के हिंदू व्यापारी तथा अन्य वर्ग के लोग जीविका के लिए देश के भिन्न भिन्न भागों में फैल गए और खड़ी बोली अपने स्वाभाविक देशी रूप में शिष्टों की बोलचाल की भाषा हो गई, उसी समय में लोगों का ध्यान उसमें गद्य लिखने की ओर गया। ये बात ऊपर भी कह चुके हैं। लिखते हैं कि तब तक हिंदी और उर्दू दोनों का साहित्य पद्यमय ही था। हिंदी कविता में परंपरागत काव्य भाषा ब्रज भाषा का व्यवहार चला आता था, और उर्दू कविता में खड़ी बोली के अरबी फारसी मिश्रित का। जब खड़ी बोली अपने असली रूप में भी चारों ओर फैल गई, तब उसकी व्यापकता और भी बढ़ गई और हिंदी गद्य के लिए उसके ग्रहण में सफलता की संभावना दिखाई पड़ी। इसीलिए संवत 1860 में फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के हिंदी उर्दू अध्यापक जॉन गिलक्राइस्ट ने देशी भाषा की गद्य पुस्तकें तैयार कराने की व्यवस्था की। यह तथ्य आपके लिए महत्वपूर्ण है कि संवत 1860 में फोर्ट विलियम कॉलेज, जो कि कलकत्ता में हिंदी उर्दू अध्यापक
जॉन गिल क्राइस्ट। जॉन गिल क्राइस्ट किन भाषाओं के जानकार थे? हिंदी और उर्दू दोनों की। इन्होंने कहा कि देशी भाषा की गद्य पुस्तकें तैयार कराई जाए, उसकी व्यवस्था की। तब उन्होंने उर्दू और हिंदी दोनों के लिए अलग अलग प्रबंध किया। इसका मतलब यही है कि उन्होंने उर्दू से स्वतंत्र हिंदी खड़ी बोली का अस्तित्व भाषा के रूप में पाया। फोर्ट विलियम कॉलेज के आश्रय में लल्लू लाल जी गुजराती ने खड़ी बोली के गद्य में प्रेम सागर और सदल मिश्र नासिकेतोपाख्यान लिखा। अतः खड़ी बोली गद्य को एक साथ आगे बढ़ाने वाले चार महानुभाव हुए हैं: मुंशी सदा सुखलाल, सैयद इंशा अल्लाह खां, लल्लू लाल और सदल मिश्र। ये चारों लेखक संवत 1860 के आसपास हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए, इस वीडियो लेक्चर के बहाने हम फोर्ट विलियम कॉलेज और उसके उद्देश्य, उसमें कौन कौन लोग काम कर रहे थे, उसके बारे में हमने देख लिया। अब बात करते हैं मुंशी सदा सुखलाल के ऊपर। लिखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल कि मुंशी सदा सुखलाल नियाज, इनका उपनाम क्या है? नियाज। मुंशी सदा सुखलाल दिल्ली के रहने वाले थे। सवाल कई बार पूछा जाता है कि कहाँ के रहने वाले थे? दिल्ली के रहने वाले थे। और बार बार आचार्य रामचंद्र शुक्ल ऊपर लिख रहे हैं कि दिल्ली के उजड़ने के बाद शिष्ट लोग और व्यापारी लोग पश्चिम से कहाँ आ गए? पूरब की तरफ आ गए। तो ये दिल्ली के रहने वाले थे। इनका जन्म संवत 1903 और मृत्यु 1881 में हुई। संवत 1850 के लगभग ये कंपनी की अधीनता में चुनार, जो कि मिर्जापुर में, एक अच्छे पद पर थे। इन्होंने उर्दू और फारसी में बहुत सी किताबें लिखी हैं और काफी शायरी की है। अपनी मुंतक, यहाँ पर देखिए किताब का नाम दिया गया है मुंतक खबतु वारिक में अपने संबंध में इन्होंने जो कुछ लिखा है उससे पता चलता है कि 65 वर्ष की अवस्था में ये नौकरी छोड़कर प्रयाग चले गए और अपनी शेष आयु वहीं हरिभजन में बिताई। यानी मुंशी सदा सुखलाल के बारे में कुछ तथ्य हैं, जैसे कि नियाज, ठीक है, उर्दू और फारसी में बहुत सारी किताबें लिखी, चुनार में नौकरी कर रहे थे। इनकी ये किताब कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है, इसको थोड़ा सा उच्चारण में दिक्कत हो रही है, मुंतक बुत्तवारिक, ठीक है, इसको ध्यान में रखिए। फिर कैसे कैसे इनके जीवन में शहरों का भी आदान प्रदान हुआ है। दिल्ली के रहने वाले थे, मिर्जापुर में चले गए, फिर इलाहाबाद चले गए, वहीं रहे। उक्त पुस्तक संवत 1875 में समाप्त हुई, जिसके 6 वर्ष उपरांत इनका परलोकवास हुआ, यानी मर गए। मुंशी जी ने विष्णु पुराण से कोई उपदेशात्मक प्रसंग लेकर एक पुस्तक लिखी थी जो पूरी नहीं मिली। कुछ दूर तक सफाई चलाने वाला गद्य जैसा योग वासिष्ठ का था, वैसा ही मुंशी जी के इस पुस्तक में दिखाई पड़ा। उसका थोड़ा सा अंश नीचे उद्धृत है। और क्या है? थोड़ा सा अंश तो है, जिसे देखते हैं। इससे जाना गया कि संस्कार का भी प्रमाण नहीं, आरोपित उपाधि है। जो क्रिया उत्तम हुई तो 100 वर्ष में चांडाल से ब्राह्मण हुए, और जो क्रिया भ्रष्ट हुई तो तुरंत ही ब्राह्मण से चांडाल होता है। यद्यपि ऐसे विचार से हमें लोग नास्तिक कहेंगे, हमें इस बात का डर नहीं। जो बात सत्य हो उसे कहना चाहिए, कोई बुरा माने कि भला माने। विद्या इस हेतु पढ़ते हैं कि तात्पर्य इसका जो स्वतोवृत्त है वह प्राप्त हो और उसे निज स्वरूपों में लय हुजिए। इस हेतु नहीं पढ़ते हैं कि चतुराई की बातें कह के लोगों को बहकाइए और फुसलाइए और सत्य छिपाइए। बेविचार कीजिए और सुरापान कीजिए और धन द्रव्य इकठौर कीजिए और मन को कि तमोवृत्ति से भर रहा है निर्मल न कीजिए। तोता है सो नारायण का नाम लेता है, परंतु उसे ज्ञान तो नहीं है। कितनी बड़ी बात यहाँ पर मुंशी सदा सुखलाल इस पैराग्राफ में कह रहे हैं, आप समझ गए होंगे। लिखते हैं आगे शुक्ल जी कि मुंशी जी ने यह गद्य न तो किसी अंग्रेज अधिकारी की प्रेरणा से और न किसी दिए हुए नमूने पर लिखा है। एक चीज तो यहाँ पर शुक्ल जी बैठा लिए हैं, अंग्रेजों को पूरा टारगेट किए हुए। लिखते हैं कि वे एक भगवत भक्त आदमी थे। अपने समय में उन्होंने हिंदुओं की बोलचाल की जो शिष्ट भाषा चारों ओर पूर्वी प्रांतों में भी प्रचलित पाई, उसी में रचना की। स्थान स्थान पर शुद्ध तत्सम संस्कृत शब्दों का प्रयोग करके उन्होंने उसके भावी साहित्यिक रूप का पूर्ण आभास दिया। यद्यपि वे खास दिल्ली के रहने वाले अहलैजबान थे, पर उन्होंने अपने हिंदी गद्य में कथावाचकों, पंडितों और साधु संतों के बीच दूर दूर तक प्रचलित खड़ी बोली का रूप रखा, जिसमें संस्कृत शब्दों का पुट भी बराबर रहता था। इसी संस्कृत मिश्रित हिंदी को उर्दू वाले भाषा कहते थे, जिसका चलन उर्दू के कारण कम होते देख मुंशी सदा सुख ने इस प्रकार खेद प्रकट किया है। क्या खेद प्रकट किया है?
रस्म और रिवाज भाखा का दुनिया से उठ गया है। इस कथन को बिल्कुल ध्यान में रखिए। सारांश यह है कि मुंशी जी ने हिंदुओं के शिष्ट बोलचाल की भाषा ग्रहण की, उर्दू से अपनी भाषा नहीं ली। इन प्रयोगों से यह बात स्पष्ट हो जाती है। स्वभाव करके वे दैत्य कहलाए, बहुधा बहुत ज्यादा चूक हुई, उन्हीं लोगों से बन आवे हैं जो बात सत्य हुई। काशी पूरब में है, पर यहाँ पंडित सैकड़ों वर्ष से होएगा आवता है, इस करके आदि बोलते चले आते हैं। ये सब बातें उर्दू से स्वतंत्र खड़ी बोली के प्रचार की सूचना देती हैं। यानी कि यहाँ पर खड़ी बोली और उर्दू दोनों का क्या है, अलग अलग स्वतंत्र विकास हुआ है, उस पर शुक्ल जी जोर दे रहे हैं। दूसरे व्यक्तित्व हैं इंशा अल्लाह खां। लिखते हैं कि उर्दू के बहुत प्रसिद्ध शायर थे जो दिल्ली के उजड़ने पर लखनऊ चले आए थे। इनके पिता मीर माशाअल्लाह खां कश्मीर से दिल्ली आए थे, जहां वे शादी हकीम हो गए थे। मुगल सम्राट की अवस्था बहुत गिर जाने पर हकीम साहब मुर्शिदाबाद के नवाब के यहाँ चले गए थे। मुर्शिदाबाद ही में इंशा का जन्म हुआ। ये देखिए टर्निंग पॉइंट है, इसको नोट करिए। जब बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला मारे गए और बंगाल में अंधेर मचा, तब इंशा जो पढ़ लिख कर अच्छे विद्वान और प्रतिभाशाली कवि हो चुके थे, दिल्ली चले आए। यानी इंशा अल्लाह खां का जन्म मुर्शिदाबाद में हुआ, बाद में वो दिल्ली आए और शाह आलम दूसरे के दरबार में रहने लगे। वहां जब तक रहे, अपनी अद्भुत प्रतिभा के बल से अपने विरोधी बड़े बड़े नामी शायरों को ये बराबर नीचा दिखाते रहे। जब गुलाम कादिर बादशाह को अंधा करके शाही खजाना लूट कर चल दिया, तब इंशा का निर्वाह दिल्ली में कठिन हो गया और वे लखनऊ चले आए। मुर्शिदाबाद, दिल्ली, लखनऊ, ये बार बार इनका भागम भाग वाला जगह रहा। जब संवत 1855 में नवाब सआदत अली खां गद्दी पर बैठे, तब ये उनके दरबार में आने जाने लगे। ठीक है, फिर ये कहां पहुंच गए, सदात खां के दरबार में। बहुत दिनों तक इनकी बड़ी प्रतिष्ठा रही, पर अंत में एक दिल लगी की बात पर इनका वेतन आदि सब बंद हो गया और इनके जीवन का अंतिम भाग बड़े कष्ट में बीता। संवत 1875 में इनकी मृत्यु हो गई। इंशा ने उदय भान चरित या रानी केतकी की कहानी संवत 1855 और 1860 के बीच लिखी होगी। इस तथ्य को आप बिल्कुल ध्यान में रखिए, संवत वाला भी ध्यान में रखिए। और रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम क्या है, उदय भानचरित, जो कि इंशा अल्लाह खां ने लिखी। कहानी लिखने का कारण इंशा साहब यूं लिखते हैं, यानी कि जो रानी केतकी की कहानी उन्होंने लिखा है, क्यों लिखा है उसके बारे में लिखते हैं। एक दिन बैठे बैठे यह बात अपने ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी ऐसी कहिए कि जिसमें हिंदवी छूट और किसी बोली का पुट न मिले, तब जाके मेरा जी फूल की कली के रूप में खिले। बाहर की बोली और गंवारी कुछ उसके बीच में न हो। अपने मिलने वालों में से एक कोई बड़े पढ़े लिखे पुराने धुराने डाग बूढ़े घाघ यह खटराग लाए और लगे कहने, यह बात होते दिखाई नहीं देती। हिंदवीपन भी न निकले और भाखापन भी न हो, बस जैसे मल लोग अच्छों से अच्छे आपस में बोलते चालते हैं, ज्यों का त्यों वहीं सब डौल रहे और छांव किसी की न हो, यह नहीं होने का। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रानी केतकी की कहानी लिखने का उद्देश्य क्या रहा इंशा अल्लाह खां का, उसके बारे में। और यहाँ से कई कोटेशन आप देखेंगे एग्जाम में पूछे जाते रहे। आगे लिखते हैं कि इससे स्पष्ट है कि इंशा का उद्देश्य ठेठ हिंदी लिखने का था, जिसमें हिंदवी को छोड़कर और किसी बोली का पुट न रहे। उद्धृत अंश में भाखापन शब्द ध्यान देने योग्य है, जिसमें मुसलमान लोग भाषा शब्द का व्यवहार साहित्यिक हिंदी भाषा के लिए करते थे, जिसमें आवश्यकता अनुसार संस्कृत के शब्द आते थे, चाहे वह ब्रज भाषा हो चाहे खड़ी बोली। तात्पर्य यह है कि संस्कृत मिश्रित हिंदी को ही उर्दू फारसी वाले भाषा कहा करते थे। भाखा से खास ब्रज भाषा का अभिप्राय उनका नहीं होता था, जैसा कुछ लोग भ्रमवश समझते हैं। जिस प्रकार वे अपनी अरबी फारसी मिली हिंदी को उर्दू कहते थे, उसी प्रकार संस्कृत मिली हिंदी को भाखा। भाषा का शास्त्रीय दृष्टि से विचार न केवल करने वाले या उर्दू की ही तालीम खास तौर पर पाने वाले कई नए पुराने हिंदी लेखक इस भाखा शब्द के चक्कर में पड़कर ब्रज भाषा को हिंदी कहने में संकोच करते थे। खड़ी बोली पद्य का झंडा लेकर घूमने वाले स्वर्गीय बाबू अयोध्या प्रसाद खत्री चारों ओर घूम घूम कर कहा करते थे कि अभी हिंदी में कविता हुई कहाँ। सूर, तुलसी, बिहारी आदि ने जिसमें कविता की है वह तो भाखा है, हिंदी नहीं।
संभव है इस सड़े गड़े ख्याल को लिए अब भी कुछ लोग पढ़े हैं। देखिए, खड़ी बोली पद्य का झंडा लेकर कौन चलता था? वो थे अयोध्या प्रसाद खत्री। अयोध्या प्रसाद, हरिऔध नहीं बल्कि अयोध्या प्रसाद खत्री नाम का एक व्यक्ति है जो खड़ी बोली पद्य का झंडा लेकर चल रहे थे, और वो कह रहे थे कि जो सूर तुलसी बिहारी ने कविताएं की हैं वो तो भाखा है, वो हिंदी नहीं है। शुक्ल जी इससे सहमत नहीं है, वो कह रहे हैं कि ये सड़े गड़े ख्याल हैं। लिखते हैं कि इंशा ने अपनी भाषा को 3 प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा की। बाहर की बोली यानी अरबी फारसी तुर्की, गंवारी यानी ब्रज भाषा अवधि आदि, भाखापन संस्कृत के शब्दों का मेल। ये तीनों तथ्य आप जरूर ध्यान में रखिए, ठीक है। कौन कौन से तथ्य हैं जिनको कि इंशा अल्लाह खां भाषा को मुक्त रखने के लिए प्रतिज्ञा की थी। आगे लिखते हैं कि इस बिलगाव से आशा है ऊपर लिखी बात स्पष्ट हो गई होगी। इंशा ने भाखापन और मुअल्लापन दोनों को दूर करने का प्रयत्न किया, पर दूसरी बला किसी न किसी सूरत में कुछ लगी रह गई। फारसी के ढंग का वाक्य विन्यास कहीं कहीं विशेषतः बड़े वाक्यों में आ ही गया, पर बहुत कम है। जैसे सिर झुकाकर नाक रगड़ता हूं अपने बनाने वाले के सामने जिसने हम सबको बनाया। इस सिर झुकाने के साथ ही दिन रात जपता हूं उस अपने दाता के भेजे हुए प्यारे को, यह चिट्ठी जो पीक भरी कुंवर तक जा पहुंची। आरंभ काल के चारों लेखकों में इंशा की भाषा सबसे चटकीली, मटकीली, मुहावरेदार और चलती है। यह कथन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहली बात यह है कि खड़ी बोली उर्दू कविता में पहले कुछ मज चुकी थी, जिसमें उर्दू वालों के सामने लिखते समय मुहावरे आदि बहुतायत से आया करते थे। दूसरी बात यह है कि इंशा रंगीन और चुलबुली भाषा द्वारा अपना लेखन कौशल दिखाया चाहते थे। मुंशी सदा सुखलाल भी दिल्ली खास के थे और उर्दू साहित्य का अभ्यास भी पूरा रखते थे, पर वे धर्म भाव से जानबूझकर अपनी भाषा गंभीर और संयत रखना चाहते थे। सानुप्रास विराम भी इंशा के गद्य में बहुत स्थलों पर मिलते हैं। जैसे जब दोनों महाराजों में लड़ाई होने लगी, रानी केतकी सावन भादों के रूप में रोने लगी और दोनों के जी में यह आ गई, यह कैसी चाहत जिनमें लहू बरसने लगा और अच्छी बातों को जी तरसने लगा। इंशा के समय तक वर्तमान कृदंत या विशेषण और विशेष्य के बीच का समानाधिकरण कुछ बना हुआ था, जो उनके गद्य में जगह जगह पाया जाता है। जैसे आतियां जातियां जो सासें हैं उसके बिना ध्यान यह सब फांसे हैं, घर वालियां जो किसी डौल से बहलातियां हैं। इन विचित्रताओं के होते हुए भी इंशा ने जगह जगह बड़ी प्यारी घरेलू ठेठ भाषा का व्यवहार किया है और वर्णन भी सर्वथा भारतीय रखे हैं। इनकी चलती चटपटी भाषा का नमूना देखिए। यानी इंशा अल्लाह खां के संबंध में जो भी यहाँ पर आप देख रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथन काफी महत्वपूर्ण है। लिखते हैं कि इस बात पर पानी डाल दो नहीं तो पछताओगी और अपना किया पाओगी, मुझसे कुछ न हो सकेगा। तुम्हारी जो कुछ अच्छी बात होती तो मेरे मुंह से जीते जी न निकलती, पर यह बात मेरे पेट नहीं पच सकती। तुम अभी अल्हड़ हो, तुमने अभी कुछ देखा नहीं। जो ऐसी बात पर सचमुच ढलाव देखोगी तो तुम्हारे बाप से कहकर वह भभूत जो वह मुआ निगोड़ा भूत मुछंदर का पूत अवधूत दे गया है, हाथ मुरकवाकर छिनवा लूंगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो भाषा शैली है काफी चटपटी दिखाई पड़ रही है। अगले जो है लल्लू लाल, उन पर विचार करते हुए लिखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल कि ये आगरे के रहने वाले गुजराती ब्राह्मण थे। आगरे के रहने वाले थे, लेकिन इनका संबंध कहाँ से है? गुजरात से। इनका जन्म संवत 1820 में और मृत्यु संवत 1882 में हुई। संस्कृत के विशेष जानकार तो ये नहीं जान पड़ते, पर भाषा कविता का अभ्यास इन्हें था। उर्दू भी कुछ जानते थे। संवत 1860 में कलकत्ते के फोर्ट विलियम कॉलेज के अध्यापक जॉन गिलक्राइस्ट के आदेश से इन्होंने खड़ी बोली गद्य में प्रेम सागर लिखा। ये देखिए कथन इंपॉर्टेंट है कि लल्लू लाल अपने से नहीं लिखे प्रेम सागर, बल्कि उन्होंने उनको गिलक्राइस्ट ने आदेश दिया। प्रेम सागर लिखा जिसमें भागवत दशम स्कंद की कथा वर्णन की गई है। ये देखिए इंपॉर्टेंट तथ्य है कि प्रेम सागर का जो विषय वस्तु का आधार क्या है? भागवत दशम स्कंद की कथा है। इंशा के समान इन्होंने केवल ठेठ हिंदी लिखने का संकल्प तो नहीं किया था, पर विदेशी शब्दों के न आने देने की प्रतिज्ञा अवश्य लक्षित होती है। यदि ये उर्दू न जानते होते
तो अरबी फारसी के शब्द बचाने में उतने कृतकार्य कभी न होते जितने हुए। बहुतेरे अरबी फारसी के शब्द बोलचाल के भाषा में इतने मिल गए थे कि उन्हें केवल संस्कृत हिंदी जानने वालों के लिए पहचानना भी कठिन था। मुझे एक पंडित जी का स्मरण है जो लाल शब्द तो बराबर बोलते थे, पर कलेजा और बैगन शब्दों को मलेच्छ भाषा के समझ बचाते थे। लल्लू लाल जी का अनजान में कहीं कहीं ऐसे शब्द लिख गए हैं जो फारसी या तुर्की के हैं, जैसे बैरक शब्द तुर्की का बैरक जिसका अर्थ झंडा है। प्रेम सागर में यह शब्द आया है। देखिए, शिव जी के एक ध्वजा बाणासुर को देके कहां इस बैरक को ले जाए। देखिए, यहाँ पर यह शब्द पूछा जा सकता है कि बैरक किस भाषा का शब्द है? तुर्की है। तो यह शब्द कहाँ मिला? जब हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ पढ़ रहे हैं, गद्य का विकास के अंतर्गत, वहां पर मिला है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि पर ऐसे शब्द 2 ही 4 जगह आए हैं, ज्यादा जगह पर नहीं आए। लिखते हैं कि यद्यपि मुंशी सदा सुखलाल ने भी अरबी फारसी के शब्दों का प्रयोग न कर संस्कृत मिश्रित साधु भाषा लिखने का प्रयत्न किया है, पर लल्लू लाल की भाषा में उसमें बहुत कुछ भेद दिखाई पड़ता है। मुंशी जी की भाषा साफ सुथरी खड़ी बोली है, पर लल्लू लाल की भाषा कृष्णोपासक व्यासों की सी ब्रज रंजित खड़ी बोली है। सम्मुख जाए, सिर नाय, सोई भई, कीजे, निरख, लीजो, ऐसे शब्द बराबर प्रयुक्त हुए हैं। अकबर के समय में गंग कवि ने जैसी खड़ी बोली लिखी थी, वैसी ही खड़ी बोली लल्लू लाल ने भी लिखी। दोनों की भाषाओं में अंतर इतना ही है कि गंग ने इधर उधर फारसी अरबी के प्रचलित शब्द भी रखे हैं, पर लल्लू लाल जी ने ऐसे शब्द बचाए हैं, मतलब वो सावधान है। भाषा की सजावट में भी प्रेम सागर में पूरी है। भाषा की सजावट भी प्रेम सागर में पूरी है। विरामों पर तुकबंदी के अतिरिक्त वर्णन वाक्य भी बड़े बड़े आए हैं और अनुप्रास भी यत्र तत्र है। मुहावरों का प्रयोग कम है। सारांश यह है कि लल्लू लाल का काव्य भाषा गद्य भक्तों की कथा वार्ता के काम का ही अधिकतर है, न नित्य व्यवहार के अनुकूल है, न संबंध विचारधारा के योग्य। यह कथन इंपॉर्टेंट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का परीक्षा में आ सकता है। प्रेम सागर से 2 नमूने यहाँ पर दिए गए हैं। श्री शुकदेव मुनि बोले, महाराज, ग्रीष्म की अति अनीति देख नृप पावस प्रचंड पशु पक्षी जंतुओं की दशा विचार चारों ओर से दल बादल ले लड़ने को चढ़ आया है। गर्मी की बात यहाँ पर कही जा रही है। पूरा आप देखिए यहाँ पर किस तरीके से किया है। आगे हम देखते हैं कि दूसरा उदाहरण क्या है, क्योंकि लंबे चौड़े उदाहरण है। इतना कह महादेवी जी गिरजा को साथ ले, गंगा तीर पर जाए, नीर में नहाए निहलाए अति। आप देख रहे हैं कि कैसे अरबी फारसी शब्दों से इन्होंने अपने को बचाया है और संस्कृत की तरफ इनका थोड़ा सा झुकाव है। ठीक, आगे लिखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल कि लल्लू लाल ने उर्दू, खड़ी बोली, हिंदी और ब्रज भाषा तीनों में गद्य की पुस्तकें लिखी। ये देखिए इंपॉर्टेंट तथ्य है कि लल्लू लाल उर्दू, खड़ी बोली और हिंदी, खड़ी बोली हिंदी और ब्रज भाषा, ठीक है, उर्दू में, खड़ी बोली हिंदी में और ब्रज भाषा तीनों में गद्य की पुस्तकें लिखी। ये संस्कृत नहीं जानते थे। ब्रज भाषा में लिखी हुई कथाओं और कहानियों को उर्दू और हिंदी गद्य में लिखने के लिए इनसे कहा गया था, जिसके अनुसार इन्होंने सिंहासन बत्तीसी, बैताल पच्चीसी, शकुंतला नाटक, माधोनल और प्रेम सागर लिखे। प्रेम सागर के पहले की चारों पुस्तकें बिल्कुल उर्दू में है, यानी कि सिंहासन बत्तीसी, बैताल पच्चीसी, शकुंतला नाटक और माधोनल, ठीक है, ये चारों पुस्तकें किसमें है? उर्दू में है। इनके अतिरिक्त संवत 1869 में इन्होंने राजनीति के नाम से हितोपदेश की कहानियां लिखी। तो ये सभी तथ्य आप जरूर ध्यान में रखिए। ये किसमें लिखी? ब्रज भाषा गद्य में। माधव विलास और सभा विलास नाम से ब्रज भाषा पद्य के संग्रह ग्रंथ भी इन्होंने प्रकाशित किए थे। इनकी लाल चंद्रिका नाम की बिहारी सतसई की टीका भी प्रसिद्ध है। यह तथ्य देखिए इंपॉर्टेंट है। लल्लू लाल ने लाल चंद्रिका नाम से बिहारी सतसई की टीका लिखी हुई है। इन्होंने अपना एक निज का प्रेस कलकत्ते में पडल टांगे में खोला था। ये प्रेस भी खोले थे, ये चीज ध्यान में रखिए, जिसे ये संवत 1889 में फोर्ट विलियम कॉलेज की नौकरी में पेंशन लेने पर आगरे लेते गए। आगरे में प्रेस जमाकर ये एक बार फिर कलकत्ते गए, जहां इनकी मृत्यु हो गई। सवाल पूछा जा सकता है कि फोर्ट विलियम कॉलेज में जो भी कार्यरत थे उनमें किसके पास प्रेस था? सवाल पूछा जा सकता है। अपने प्रेस का नाम इन्होंने संस्कृत प्रेस रखा था। ये भी देखिए कितना लगाव रहा है संस्कृत से, हालांकि ये नहीं जानते थे संस्कृत, बार बार शुक्ल जी बता रहे हैं। जिसमें अपनी पुस्तकों के अतिरिक्त ये रामायण आदि पुरानी पोथियां भी छापा करते थे।
इनके प्रेस की छपी पुस्तकों की लोग बहुत कदर करते थे। आगे हैं सदल मिश्र। सदल मिश्र ये बिहार के रहने वाले थे, फोर्ट विलियम कॉलेज में काम करते थे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि सदल मिश्र और लल्लू लाल, ठीक है, इन दोनों का संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से, जो कि काम कर रहे हैं यहाँ पर। जिस प्रकार उक्त कॉलेज के अधिकारियों की प्रेरणा से लल्लू लाल ने खड़ी बोली गद्य की पुस्तक तैयार की, उसी प्रकार इन्होंने भी। इनका नासिकेतोपाख्यान भी उस समय लिखा गया जिस समय प्रेम सागर। पर दोनों की भाषा में बहुत अंतर है। लल्लू लाल के समान इनकी भाषा में न तो ब्रज भाषा के रूपों की वैसी भरमार है और न परंपरागत काव्य भाषा की पदावली का स्थान स्थान पर समावेश है। इन्होंने व्यवहारोपयोगी भाषा लिखने का प्रयत्न किया है और जहां तक हो सकता है खड़ी बोली का ही व्यवहार किया है। पर इनकी भाषा भी साफ सुथरी नहीं। ब्रज भाषा के कुछ रूप हैं और पूर्वी बोली के शब्द तो स्थान स्थान पर मिलते हैं। जैसे इन्होंने उदाहरण दिया, फुल्लन के बिछौने, चौहुंदी सुनी, सुनन के थंब आदि प्रयोग ब्रज भाषा के हैं। यहाँ बरते थे, जड़ाई, बाजने लगा, जौन आदि पूर्वी शब्द हैं। भाषा के नमूने के लिए नासिकेतोपाख्यान से थोड़ा सा अवतरण नीचे दिया जाता है और लिखते हैं शुक्ल जी कि इस प्रकार से नासिकेत मुनि यम की पूरी सहित नरक का वर्णन कर फिर जौन जौन कर्म किए सो भोग होता है, सो सब ऋषियों के को सुनाने लगे कि गौ, ब्राह्मण, माता पिता, मित्र, बालक, स्त्री, स्वामी, वृद्ध, गुरु इनका जो वध करते हो सो झूठी साक्षी भरते, झूठ ही कर्म में दिन रात लगे रहते, अपनी भार्या को त्याग दूसरे की स्त्री को ब्याहते, औरों की पीड़ा देख प्रसन्न होते हैं, और जो अपने धर्म से हीन पाप ही में गड़े रहते हैं वो माता पिता की हित की बात को नहीं सुनते, सबसे बैर करते हैं। ऐसे जो पापी जन है सो महान डेरावनी दक्षिण द्वार से जा नरकों में पड़ते हैं। तो कुल मिलाकर ये एक तरीके से आदर्शवादी, और देख रहे हैं कि जिस तरीके से पुराणों में बातें कही गई हैं उन्हीं का एक जिक्र यहाँ पर किया गया है। आगे लिखते हैं कि गद्य की एक साथ परंपरा चलाने वाले उपयुक्त 4 लेखकों में से आधुनिक हिंदी का पूरा पूरा आभास मुंशी सदासुख और सदल मिश्र की भाषा में ही मिलता है। चारों की बात की, लेकिन आपके लिए एक तथ्य यहाँ पर छोड़ दिया कि आधुनिक हिंदी की बात करें तो सदासुख लाल और सदल मिश्र दोनों की भाषा में ही मिलता है, ऐसा शुक्ल जी का मानना है। इसको ध्यान में रखिए। व्यवहारोपयोगी इन्हीं की भाषा ठहरती है। इन दो में मुंशी सदासुख की साधु भाषा अधिक महत्व की है। मुंशी सदासुख ने लेखनी में भी सदासुख ने लेखनी भी चारों में पहले उठाई, अतः गद्य का प्रवर्तन करने वालों में उनका विशेष स्थान समझना चाहिए। तो कुल मिलाकर सदासुख लाल पर काफी विश्वास जताया है।